जमहूरी निज़ाम में बामकसद सियासत ही इक़्तिदार के हुसूल का जायज़ और वाहिद रास्ता है। जब भी कोई जमात अवामी ताईद हासिल करती है तो उसके नुमाइंदों को हुक्मरानी का इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर मुंतकिल होता है। यही वजह है कि सियासत को इबादत का दर्जा दिया जाता है, मगर जब सियासत से मकसद और उसूल ख़त्म हो जाएं तो पीछे सिर्फ इक़्तिदार का खेल बचता है, जो अक्सर बेरहम, अखलाकियात से आरी और नताइज के एतबार से सफ़ाकियत का हामिल होता है। सियासी इख्तलाफात नफरत में बदलते हैं और कानून के लंबे हाथ सिर्फ मुखालफीन की गर्दन पर पड़ते हैं। ये ना तो कोई अफसाना है और ना ही कोई दूर की बात। यह हकीकत एक ऐसी तल्ख हकीकत जो 90 की दिहाई से मुसलसल हमारा मुंह चढ़ा रही है और आज के हालात इसकी मुंह बोलती तस्वीर हैं। यहाँ मुआशरा, मईशत और अवाम इक़्तिदार की जंग का ईंधन बनकर रह गए हैं। राज है तो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का। सियासी निज़ाम के इस पहलू को बेनकाब करने और डायलॉग को फ़रोग़ देने का अज़्म लिए मैं हूँ आदिल अब्बासी। गुजरे कल के विक्टिम थे और आज के विक्टिम माजी में खुद को फाते के रूप में पेश करते आए हैं। सियासत का चलन तो ज़रा देखें, वही अल्फाज, वही स्क्रिप्ट, वही चेहरे। अगर कुछ मुख्तलिफ है तो सिर्फ इतना कि किरदार बदल गए हैं। पहले देखें कि 2018 से रिजीम चेंज तक का सीजन। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ में पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा। डाल दिया बाबू उसे। वजीर आजम फरमा रहे थे हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। मौलाना फजल रहमान कहता है क्या तब हम सब इकट्ठे होंगे जब हम सब जेल में होंगे? हाँ मौलाना फजल रहमान, सब जेल में इकट्ठे होंगे। सियासी इंतकाम से जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा पैदा होती है उसमें कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया बाबू ने उसे। हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। जितनी देर मैं रहूंगा पावर में उतनी देर इनके लिए खतरे की घंटी बज रही है और खतरा इनके लिए बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को कोई और प्रायोरिटी नहीं है कि ऑपोजिशन को पकड़ो, ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे बनाओ। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना। जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। अब आपको जरा दिखाते हैं सीजन 2 यानी मौजूदा सूरत हाल की झलकियां। ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं हमारे, इनका सिर्फ मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को डरा धमका के खत्म करो। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे। अगर जेलें भरनी है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, अपनी जमानतें कैंसिल कराओ और आओ ना जरा। पार्टी की क़यादत, कोई भी पार्टी का कारकुन जेल जाने से ना खौफजदा है ना डरता है। 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं हम। क्या मुज़ाकरात करें आपसे? आपका जो तौर तरीका है वही ठीक नहीं। फैसला कीजिए, सियासी इंतकाम लेना है या शिरकत की दावत देनी है। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। अब बढ़ते हैं मुल्क के सबसे बड़े मसले जो कि मुआशी बहरान की सूरत में हमारे सामने है। मुआशी बहरान की टेक्निकल वजूहात में जाना अभी मौजू नहीं, लेकिन कुछ हकाइक देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने वजूद के 34 साल IMF प्रोग्राम में रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 23 बार IMF से रुजू कर चुका है। और अगर मुआशी बहरान की प्रोजेक्शन को देखें तो कम अज़ कम अगले 5 साल तक IMF के चुंगल से निकलना मुश्किल लगता है। हमारे मुकाबले में भारत 1991 में भारत भी हमारी तरह अपनी तारीख के बदतरीन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार था। लिहाजा भारत को भी IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, लेकिन IMF के $2 अरब मिलने के बावजूद ज़र मुबादला में कमी पूरी ना हो सकी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशन के जरिए 70 टन सोने के सरकारी ज़खायर यूरोप के बैंकों में मुंतकिल किए गए और गिरवी रखने पड़े, जिसके बदले कर्ज लिया गया। लेकिन फिर इस तज़हीक आमेज़ अमल पर भारत की कौमी गैरत जागी, जिसके बाद उन्होंने दूररस मुआशी इस्लाहात की बुनियाद रखी। सिर्फ बुनियाद ही नहीं रखी बल्कि अमल करके भी दिखाया। बाद में आने वाली हुकूमतों ने इस तसलसल को बरकरार रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि 1991 के बाद अब तक भारत को IMF की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर $500 अरब से भी ज़ायद हैं। याद रहे कि 90 की दिहाई में ये वही वक्त है जब आलमी दुनिया में हमें नाकाम रियासत के तौर पर पेश कर रही थी, मुआशी पाबंदियां लगा रही थी, इक़्तिदार का म्यूजिकल चेयर जारी था। यही वजह है कि इस दौर को पाकिस्तान की तारीख का लॉस डेकेड कहा जाता है। क्या वजह है कि ऐसी मुआशी इस्लाहात
हम नहीं कर सके, जबकि औसतन हर 3 साल बाद हमें IMF के सामने सरेंडर करना पड़ता है? इसका जवाब है मईशत पर सियासत, पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स की मजबूरियां और वो तजादात जो हुकूमत ऑपोजिशन के रोल में सियासी जमातें अपनाती रहती हैं, और ये सिलसिला अब भी जारी है। एक नजर इस IMF के साथ जो शराइत हमने अपने पूरी करनी है, मजबूरी उसको करना है हमने। एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं? बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीखी नाअहली और नाकामी की वजह से। सागदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। और जब हुकूमत चेंज हुई तो अब ये लोग कहां खड़े हैं, जरा ये भी देखिए। अगर ये मुल्क ही नहीं संभाल सकते थे, ना ये महंगाई संभाल सके हैं, तो क्या वजह थी? जल्दी क्या थी? तैयारी कर लेते, इंतजार कर लेते, 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी। अब ये सिर्फ माशी मसला नहीं रह गया, ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बन गया है। बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस करते हैं, ये सब महंगी हुई और मजीद और महंगी होने जा रही हैं। तो इसके अभी पूरे असरात आए नहीं है। IMF ने हमें भी कहा कि कीमतें बढ़ाओ, हमने IMF के सामने खड़े हुए। इन्होंने 4.5 ट्रिलियन रुपए का कर्जा बढ़ा दिया है। तूफान बदतमीजी होगा महंगाई का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, और उनसे ज़रा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्या ये जो मुज़ाकरात, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुस्तकबिल के इंतखाबात और लाएमल पर बात हो रही है, क्या इस पर तैयार हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को या नहीं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मईशत पर बात करेंगे तो हमारे साथ साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पावर पॉलिटिक्स में आपको खुशामदेद कहता हूँ। आपकी गिरफ्तारी जो थी उसका अफसोस भी है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गिरफ्तारी पहले होती है, मुकदमे बाद में बन रहे होते हैं। लेकिन मैं साथ में फवाद साहब ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या पहले के फवाद चौधरी में और अभी के फवाद चौधरी में जो कुछ पिछले दिनों में आपके साथ हुआ, उसमें कोई तब्दीली आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे ही खड़े हैं, जैसे पहले खड़े थे वैसे ही अब भी खड़े हैं। हमारे ख्यालात जो पहले थे वो वैसे ही अब भी हैं। इस गिरफ्तारी से सिर्फ ये है कि नफरत तो पैदा होती है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, वो भी ओवरडू कर देनी चाहिए। नफरत के ऊपर तो नहीं जिंदगी गुजरती। आपके दौर में एक टर्म यूज होती थी सॉफ्टवेयर अपडेट की, आप समझते हैं कि वो ठीक यूज होती थी या माजी में जो कुछ हुआ? हमारे दौर में कभी ये सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह की टर्म इस्तेमाल नहीं हुई है। ये हमसे पहले होती रही होगी और बाद में भी होती रही होगी। हमारे दौर में कभी लोगों के साथ इस तरह की जातियां हुई ही नहीं है जिस तरह की हम अब देख रहे हैं। नहीं, मगर आपकी जो मुखालफीन है वो तो कहते हैं कि हमें तो कई महीनों सालों जो है जेलों में रहना पड़ा। आज भी मरियम साहिबा ने भी बात की है कि कई महीनों हमें रहना पड़ा। ये लोग तो कुछ दिन में ही जो है वो रो पड़े हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट की इस्तेलाह तो इस्तेमाल होती थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कुछ ना कुछ आपने पार्टी के पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज और इनके कबील के लोगों को हमारे साथ कंपैरिजन ही कैसे किया जा सकता है। मरियम नवाज अकेली और उनके भाई 250 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। उनके वालिद साहब की करप्शन अलहदा है, उनके खानदान की करप्शन अलहदा है। यहाँ पर तो लोगों पे जो मुकदमे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि आप इन चोरों को चोर क्यों कह रहे हैं, आप पैसे इतना लूट के लेने वालों का एहतसाब की बात क्यों कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के निज़ाम में ताकतवर जो लोग हैं उनको एहतसाब की बात क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारी तो बिल्कुल मुख्तलिफ मुकदमे हैं, जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जो बात करता है उस पर शराब का मुकदमा बना दो, उस पर चर्च डाल दो। ये तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है जो इन 9 महीनों में हुआ है। और मरियम नवाज को तो हंसना बनता है, उनका तो हंसना बनता है। जिस तरह अरबों रुपया लूट के वो लंदन ले गए और अब अयाशी से और यहाँ पे कन्वेंशनों से खिताब करें। अगर कोई और मुल्क हो तो इस पूरे खानदान को तो सारी उम्र के लिए जेल में होना चाहिए। ये बाहर कैसे?
मगर वो कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब पे हीरोइन का मुकदमा बना, बाद में खुद एतराफ़ किया गया कि वो गलत मुकदमा बना। खुद शहरियार आफरीदी साहब ने कहा कि वो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि हमें भी जेलों में जो है वो नैब उठा के रख लेती थी 3-3 महीने, उसके बाद जाके उसके बावजूद भी नैब जो है वो अदालतों में कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाती थी। वो कहते हैं हमारे साथ भी जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई, स्कोर सेटल किया गया। और आप समझते हैं कि अगर आप मुस्तकबिल में आएंगे तो दोबारा वही कुछ होगा जो आपकी पिछली हुकूमत में ऑपोजिशन के साथ हो रहा था? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो कंपैरिजन ही आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि गलत किया है। उसकी वजह यह है कि जो इनके ऊपर मुकदमे हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम के पैसे खाने के हैं, और वो बहुत ज्यादा पैसा है, थोड़ा पैसा भी नहीं है। एक्सेप्शंस आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब, तो राना सनाउल्लाह साहब पे जिन्होंने केस बनाया था, राना साहब उनके साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो आपको और मेरा तो गिला ही नहीं बनता उनसे। और इसी तरीके से जो बाकी केसेस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, वो केसेस परसू होने चाहिए। हमारी कोई जाती लड़ाई है नहीं, सिंपल बात है, या वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करेंगे या जेल जाएंगे, तीसरा रास्ता तो है कोई नहीं। मगर हुकूमतों में तो आप होते हैं ना, कल आपकी हुकूमत थी, आपका फेस था, आप कह रहे हैं जिसने बनाया था वो उनके साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, आज वो हुकूमत में हैं, आप पे केसेस बन रहे हैं। तो ये जो एक विशेष साइकिल है, ये जो एक रस्सा कशी है, पावर गेम है, पावर पॉलिटिक्स है, फिर ये तो चलती रहेगी। क्योंकि अगर आप अपनी हुकूमत के दौर की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ब्लेम गेम किसी और तरफ शिफ्ट करते रहेंगे और काम चलता रहेगा। नहीं, तो वो तो ब्लेम गेम जो है वो तो फिर ब्लेम गेम वालों पे है ना जी। सवाल ये है कि अगर मुझे मिनिस्टर्स कह रहे हैं फोन करके कि जी अल्लाह की कसम हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं आपके मुकदमे से, तो फिर हम क्या कहें? ये तो फिर जो हुकूमत है, हुकूमतें हैं या सियासी लोग हैं, उनका तो फिर जिम्मेदारी नहीं बनती। फिर देखते हैं लेकिन डायलॉग तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं करना है ना, बातचीत तो आप लोगों ने करनी है। पॉलिटिकल फोर्सेस के डायलॉग का क्या फायदा? पॉलिटिकल फोर्सेस के पास इख्तियार होगा तो वो करेंगे ना। तो आप समझते हैं कि कोई डायलॉग कारगर नहीं साबित हो सकता? और आप लोग एपीसी में जा रहे हैं? पाकिस्तान में एक आइन है, आइन के ऊपर ही अगर अमल दरामद नहीं होना तो फिर डायलॉग क्या होना? इस वक्त तो ये ताकत के नशे में चूर हुकूमत बैठी है, ये राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ वगैरह, ये तब ताकत के नशे से बाहर आएंगे फिर सोचेंगे। अभी तो इतने ताकत के नशे में क्या है इनसे बातचीत हो। यानी आप कह रहे हैं इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और आप इस वक्त डायलॉग करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि अपर हैंड गवर्नमेंट का होगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? डायलॉग है ही कोई नहीं है। जब आपने आइन पे ही अमल नहीं करना, और एक मुल्क में अगर आइन ही नहीं है, सरजमीन बेआइन है, तो वहां पे डायलॉग फिर क्या होगा? तो ये तो पीका के बारे में आपका क्या ख्याल है? पीका बना तो पीएमएलएन के दौर में, फिर आपके दौर में अमेंडमेंट्स चीजें, उसके बाद जो कुछ हुआ, अभी आपकी उसके बारे में राय वही है जो माजी में थी या बदल गई? देखिए, मेरा पर्सनल जो था ना, वो तो मैं तो पीएमडीए लाना चाहता हूँ, और अब भी जब भी मौका मिला इंशाल्लाह लेके आऊंगा, जिसमें आप जाली खबरों के ऊपर, उसके ऊपर हैवी फाइन्स कर सकें। और ये जो सारा मॉडल था वो हमने यूके और ऑस्ट्रेलिया का डाला था, और सिविल रेमेडीज जो है उसकी तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। लेकिन पीका का जो कानून तो देखें ना, मसलन मेरे पे इन्होंने कल शराब डाल दी है, तो कानून तो उसमें क्या कहें, आपके शराब डालने का कानून खत्म कर दें, लोगों पे जैली FIR करवा देते हैं 302 की। कानून का प्रॉब्लम नहीं है, कानून के ऊपर अमल दरामद करने वाले लोगों का इशू है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी ना होने का इशू है। अब मैं इंशाल्लाह ये जो कानून है, इसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा जो है वो मैं इन पे कर रहा हूँ, और वो केस भी साथ चलेगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान ये किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? किस बुनियाद पर? ये जो जाली केसेस इन्होंने मेरे पे बनाए, और जो बगावत का केस बनाया, और जिस तरह से मुझे रात को उठा के लेके गए, और जिस तरह से इन्होंने किया, उसके ऊपर जो है जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, पाकिस्तान में वाहिद हल ये है कि अदालतें जो हैं वो आज़ादाना फैसले करें, और अदालतें जो हैं वो मामलात को कानून के मुताबिक जो है वो आगे लेके चले। तो आप कह रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने जाली बनवाई? 100% जाली। देखिए ना, प्रॉब्लम ही है पाकिस्तान के अंदर, ना हमने कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की कोई इज्जत छोड़ी है, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई इज्जत छोड़ी है, ना ही हमने जो अदालती कार्रवाइयां हैं उनका कोई एहतराम छोड़ा है। सारे निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मुल्क 220 करोड़ का मुल्क जो है ये कैसे चलाना चाहते हैं। और ये तो बिल्कुल हम एक समझिए कि
we are melting down and no one is realizing that. ठीक, लेकिन फवाद साहब कानून आप कहते हैं दैट इज़ देयर। मेरी आपसे पहले जब एक दफ़ा बात हुई, वो क्लिप आजकल बड़ा वायरल भी है, उसमें आप यही बात बताने की कोशिश कर रहा था कि इन कवानीन के ज़रिए जो है वो पुलिस उसका मिसयूज़ कर सकती है, और आज आप कह रहे हैं कि पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर और पुलिस की बनाए हुए केसेस के ऊपर आप अदालत से रुजू करेंगे। तो मसला तो यही है ना कि कवानीन बन तो जाते हैं, लेकिन हर बंदे ने आइन को जिस तरह मुमकिनात बनाया हुआ और अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर लेता है। अगर लोगों ने जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है उस लॉ को, वहां इंटेंट ही मेलाफाइडी होगी, तो फिर तो आप दुनिया का बेहतरीन कानून भी ले आए, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान का, वो नहीं चलेगा। मैं जरा आपको वो क्लिप सुनवाता हूँ। ये क्राइटेरिया कौन बनाएगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? ये तो जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है, बेशुमार जुडिशियल टेस्ट अवेलेबल है। इसके ऊपर डिफेमेशन लॉ चूंकि वेस्ट में तो बड़ा मजबूत है, उन्होंने बेशुमार अच्छे इसके ऊपर टेस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। फैसला तो जाहिर अदालत ही करेंगे। और 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तस्दीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा। 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, ग्राम के 302 ही खत्म करते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं। There you go। आपके सामने आपका ही बयान है कि जिसमें आपने कहा था कि क्या होगा। अब आप 6 दिन अंदर रहे हैं और अफसोस है कि जो रवैया इख्तियार किया गया, लेकिन ये तो रूटीन में पाकिस्तान में सबके साथ ये मामला होता है और बड़ा लंबा लंबा। और आप खुद ने आपने बताया कि लोग 10-10 साल रह लेते 302। लेकिन आदित्य यही तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कानून है उसका प्रॉब्लम नहीं है, कानून के ऊपर अमल दरामद का प्रॉब्लम है। आप मसलन मिसाल के तौर के ऊपर आपने यूके की जो पुलिस है या अमेरिका की पुलिस है या जो इदारे हैं वो क्यों सिटीजन्स को जो है वो नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने एक दिन भी इलीगल डिटेंशन में रखा वो सू हो जाएंगे और उसके बाद उनको करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, सिविल लायबिलिटी बहुत बड़ी एक्रू हो जाएगी। सो हमारे यहाँ मैं पूरा ये कोशिश करूंगा कि अदालती निज़ाम को टेस्ट किया जाए और ये करें कि अगर आपने मुझे बेगुनाह अंदर रखा था और एक जाली मुकदमा रियासत ने बनाया था, तो रियासत मुझे जो है वो 50 करोड़ रुपया मुझे दे, जो मेरे उन्होंने 6 दिन मेरे जो है वो 8 दिन एक्चुअली जो है उन्होंने मुझे इनकार्सरेशन में रखा, तो मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगा। इससे पता चल जाएगा। देखिए इसलिए कानून होने तो जरूरी है, ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी डर से कानून ही ना बनाए कि ये मिसयूज होगा। और पीका के कानून जो इन्होंने अमेंडमेंट की थी, जो चीजें की थी, वो सोशल मीडिया का मिसयूज अब तो हर बंदा कह रहा है, स्पेशली हमारे यहाँ जो खवातीन के खिलाफ ये जाली ऑडियो वीडियोस जो बन के आ रही हैं लोगों की, ना किसी की इज्जत महफूज है ना कुछ है। और हमारे जो इदारे हैं FIA और वगैरह और ये वो सारे, इनको पूछने वाले नहीं रह गया। तो ये तो अदालतों का काम है और अदालतों की आज़ादाना वर्किंग जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है रूल ऑफ लॉ। ओके फवाद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आज जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि चुन चुन कर मेरे मुखालफिन को जो है वो लगाया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी इसीलिए मना किया था मैंने कि पंजाब गवर्नमेंट ना गिराएं, हमें फिर ये दिन देखने को मिलेंगे। क्या उनकी बात ना मानकर कोई मिस कैलकुलेशन हुई है, गलती हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। देखिए ये इशू ये है कि पहली बात तो ये है ना कि हमने असम्बलियां तोड़ी हैं और इस मद्देनजर तोड़ी हैं कि पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अगर मुल्क में आइन ही नहीं है, अगर मुल्क में कानून ही कुछ नहीं रह जाता, अदालतें बेबस हैं, तो फिर तो देखिए ना, फिर तो कोई स्ट्रेटजी तो बना ही नहीं सकते, फिर तो खत्म है, फिर तो जो जिसकी ताकत होगी वो जीतेगा। लेकिन इस वक्त एक जस्टिस मुनीर मूवमेंट है, जिस तरह आज खान साहब ने कहा हमारी अदालतों के लिए कि क्या वो आइन पे अमल दरामद करा पाती हैं या नहीं करा पाती, और अगर जजेस जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो तारीख उन्हें जस्टिस मुनीर की तरह याद करेगी। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि हमने जो शेड्यूल इन्होंने बनाया हुआ था कि हम 3 महीने में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, फिर 2 महीने में ये कर लेंगे, फिर 3 महीने, हमने उनके शेड्यूल में एक बम मार दिया और उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई केस राइट नहीं है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर नहीं सकते, सिर्फ 65 दिन रह गए हैं आईनी लिमिट खत्म होने में, इलेक्शन करवाने में। ये पूरा निजाम फंस गया है। एक तरफ IMF से इन्होंने वायदा अपना मुकम्मल करना है, दूसरी तरफ 65 दिनों के अंदर पंजाब और KP में इलेक्शन करवाने हैं, और तीसरी तरफ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना नामुमकिन लग रहा है इन दिनों में। बेसिकली आपने
बेसिकली आपका ख्याल है कि आपने इस मूव से जो है वो हुकूमत को फंसा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपकी दोनों सूबों में हुकूमतें नहीं हैं तो अब आपके लिए चैलेंजेस भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ना। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी हटा ली गई, जो आपको उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ख़ुद भी उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम लिया कि उनको जो है वो उनसे ख़तरा है उनकी जान को, तो अब वो मसाइल तो आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको आपके जो सियासी ऑप्शन हैं इसका मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं। अब आपकी सारी तवक्कुआत जो हैं वो अदालत पर हैं या जेल भरो तहरीक के ज़रिए आप कहते हैं अब बिल्कुल जेल चले जाएं ताकि इन पे कोई प्रेशर बने। प्रेशर बन नहीं पा रहा जो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उससे अभी तक गवर्नमेंट पे, डिस्पाइट बैड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इशू। आई डोंट एग्री विद यू, गवर्नमेंट अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर में है। अदरवाइज जिस तरह के जाली मुकदमे वो बना रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने केस मेरे पे बनाया, शहबाज पे बनाया, सवादी साहब पे बनाया, अब शंदाना के ऊपर बनाया और बेशुमार लोगों पे, इमरान रियाज के ऊपर, बाकी लोगों पे बनाए, ये तो जब एक डरी हुई बिल्ली जो है जब वो बिल्कुल कोने में लग जाती है तो ये वो उस वक्त की हरकतें कर रहे हैं, ये तो डरे हुए हैं इस वक्त। अदरवाइज कौन आदमी कोई अपनी बेसिक अकल में इस तरह के मुकदमे और इस तरह की हरकतें करेगा जो ये करेंगे। फिर आप देखिए कि नून लीग ने स्पेशली पहले उन्होंने अपनी सियासत खत्म की, सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला बेड़ा इन्होंने अपना गर्क कर लिया। अब IMF से जो मुआहदा करने जा रहे हैं उसके बाद आप शरीफों की पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई, इसके बाद तो वो शरीफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते जो कुछ ये कर दिया इन्होंने, जितनी महंगाई का तूफान और उसके बाद भी। सो दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एक्चुअली, और उस प्रेशर में वो गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हैं। और अब तो उनकी प्रैक्टिकल देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज की रिलायंस कोई इदारों पर या पुलिस पर या इन पे तो नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज का रिलायंस तो लोगों पे होता है, आवाम पे होता है। सर वो तो देखे ना, वो तो दे ना सूबाई की डेट, आप तो कौमी का इलेक्शन उनसे लेना चाहते थे, वो तो सूबाई की डेट्स भी आपको नहीं दे रहे, ना पंजाब में ना पख्तूनख्वा में, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि नताइज क्या होंगे अभी तक, तो वरना तारीख आ जानी चाहिए थी सामने। नहीं, वो तो आप यही कह रहे हैं ना कि आइन की कोई परवाह नहीं है। अगर आइन में जाएंगे तो आइन में तो 65 डेज रह गए हैं, और अगर पाकिस्तान ने अगर PTI को फारग करने की कीमत ये है कि पाकिस्तान ने आइन के बगैर हो जाना है, फिर ये फैसला करना है। ये बात आपकी ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेस नहीं है कि आप इलेक्शन डिले कर सकें, और पता नहीं किस चीज़ की होप है कि जिस होप पे वो समझते हैं कि शायद कुछ हो सकता है अगर वो इलेक्शन की टाइम पे डेट ना दें। मुझे ये बताएं, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है जेल भरो तहरीक की, तो PMLN ने कहा खान साहब शुरू करें, सबसे पहले खुद चले जाएं, उसके बाद आ जाएं, जेल भरो तहरीक कर दें, इब्तिदा कर दें। वो कह रहे हैं अपनी गिरफ्तारी से इब्तिदा करें, फिर देखी जाएगी क्या होता है। आपकी जेल भरो तहरीक से भी हमने स्ट्रेटजी जो भी बनाई है वो इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगी, और अगले 2-4 दिनों में अब हमने वॉलंटियर्स जो हैं उनकी शुरू कर दी है रजिस्ट्रेशन, और लाहौर से कराची, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ये तमाम शहरों से जो है ये तहरीक जो है उसका आगाज होगा। और जाहिर है कि इसमें लीडरशिप भी गिरफ्तारियां देगी, इमरान खान हो, मैं हूँ, बाकी लोग हों, वो इससे मावरा तो नहीं हो सकते। जाहिर है कि हमारी गिरफ्तारियों के बगैर हुकूमत का शौक पूरा नहीं होगा, और हुकूमत का ये शौक भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ठीक, वो कहते हैं आप जमानतें क्यों करा रहे हैं, अगर जेल भरो तहरीक ही चलानी है तो फिर तो जो जा रहे हैं अंदर जाते जाए, बाकी भी आते जाए। बिल्कुल सही, नहीं जमानतें वापस ले लेंगे जो ही वो कहेंगे। ठीक है। फवाद साहब, APC में कोई है इरादा जाने का, जाएंगे आप लोग? हमें उसका कोई दावतनामा नहीं मिला, और मीडिया के ऊपर बात हुई, असद उमर साहब की, असद कैसर साहब की बात हुई गालिबन अयाज सादिक साहब से, लेकिन इस सिलसिले में कोई फॉर्मल और इन्विटेशन जो है वो इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। और अगर मिलता है तो मेरा सवाल ये, फिर जाएंगे? अगर मिलता है तो यकीनन हम इसमें मुशावरत करेंगे, और हम अपने जो तजुर्बात हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम यकीनन सामने रखेंगे। हम सामने पहले भी रख चुके हैं। देखिए ये भी लेटर आएगा तो फिर इंशाल्लाह पार्टी फैसला करेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है, मुमकिनात में, अगर लेटर आ जाता है कि खान साहब जाएंगे? अगर बिल्कुल मुमकिनात में है, क्यों नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। टुवर्ड्स द वेरी एंड, मुशर्रफ साहब के इंतकाल के बाद हमने देखा कि बाकी तो ऑब्वियसली लोगों का अपना अपना एक मौक़िफ़ आ रहा है, लेकिन PTI इसमें भी जो है वो 2 अलहदा मौक़िफ़ देती दिखाई दे रही है। एक PTI का ग्रुप ये कहता है कि वो डिक्टेटर थे और उनका एक अलग स्टांस है, और आप समेत कुछ और लोग जो हैं वो उनके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी कंफ्यूजन है, क्या वजह है? क्योंकि देखिए ना, ये किसी का कोई जाती पॉलिटिकल उस तरह का तो नहीं है ना,
तो किसी की ज़ाती ओपिनियंस के ऊपर मबनी है। हमारी पार्टी की तरफ से तो किसी को ये हिदायत नहीं है ना कि ये आपकी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लिहाजा लोग अपनी पर्सनल ओपिनियंस पे रखेंगे। मेरा तो जाहिर है, आपको पता ही है, मुशर्रफ साहब से बिल्कुल कैसा ताल्लुक था उनका, बिल्कुल ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ सन, और मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक था, और मैं समझता हूँ बहुत बड़े आदमी थे, और पाकिस्तान को उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में जो है वो पाकिस्तान को बचाया, और पाकिस्तान ने आखिरी अच्छा वक्त जो देखा, जो उनके दौर में जो मुआशी तरक्की हुई, और जो मॉडर्न ये जो मीडिया वगैरह सारा, इसकी कोई तहरीक तो नहीं थी मीडिया की, ये तो मुशर्रफ साहब ने खोला था। और मीडिया के लोगों को तो रोजाना चाहिए कि सुबह का आगाज ही 2 नफल जो हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब के लिए पढ़े, दुआ करें, और फिर अपने दिन का आगाज करें, वरना मीडिया का बिल्कुल 30 सेकंड्स खान साहब की क्या राय है इस बारे में? खान साहब समझते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर was much more civilized than जो अभी हम देख रहे हैं। और खान साहब तो जेल भी गए थे मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन वो समझते हैं कि जो आज ये जो 9 महीने हैं जो जमहूरियत के नाम के ऊपर डिक्टेटरशिप मुसल्लत की गई है, मुशर्रफ साहब की दौर इसके करीब भी नहीं था। तो मुशर्रफ साहब के दौर को वो इससे बेहतर समझते हैं। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, तो ज़रा मईशत, खजाना और डार साहब की मुआशी पॉलिसीज पे बात होगी। आपको जस्ट वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनसे हम ज़रा मईशत के ऊपर, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के ऊपर और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या स्टेटस है इस वक्त? मैं आपको किस तरह पुकारूँ? आपको मैं PMLN का रिप्रेजेंटेटिव समझ के बात करूँ, मैं रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव समझ के बात करूँ, किस स्टेटस के साथ जो है वो मैं आपसे इस वक्त बात शुरू करूँ? शुक्रिया आदिल भाई, और बहुत मुबारक हो आपको नए चैनल पे ये प्रोग्राम शुरू करने का। थैंक यू। आप तो मुझे मिफ्ता से ही पुकार ले तो बेहतर है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग में भी हूँ, मैं रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं साबिक वज़ीर ख़जाना भी हूँ, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एकदम ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है, ये हम देख तो रहे हैं, आप लोगों के जितने सेशंस हो रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर डिबेट डिस्कशन हो रही है, पार्टी से आपने इजाज़त ली है या बगैर पार्टी की इजाज़त के ये सब कर रहे हैं? आदिल भाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ हो। जब कोयटा में हमारा फंक्शन हुआ था तो हमारे पार्टी के सूबाई सदर जो बलूचिस्तान के हैं, उन्होंने भी आके तकरीर करी थी, जमाल शाह काकड़ ने भी तकरीर करी थी, दीगर पार्टी के लोगों ने भी तकरीर करी थी। हमने ये कहा है कि हम ये एक मल्टी पार्टीजन एफ़र्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एफ़र्ट है, जिसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। हमने बलूचिस्तान में उन लोगों को आवाज़ उठाने की इजाज़त दी या आवाज़ सुनी जो उनको आमूमन हमको पाकिस्तानी मीडिया में जिनकी आवाज़ नहीं आती है। रीइमेजिनिंग पाकिस्तान में आप ठीक है, आप ये कहते हैं कि कोई सियासी जमात की बुनियाद नहीं बनेगी, लेकिन ये सियासी जमातों पे दबाव का बाइस बन रही है। आपकी ये मूवमेंट जो है, इसमें मुस्तफ़ा खोकर साहब भी हैं, इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, और भी इसके अंदर जो लोग आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। एक शुबे का इजहार किया जा रहा है कि कोई बाइंडिंग फोर्स है, विदाउट एनी सपोर्ट इस तरह का अलाइंस बनना ज़रा मुश्किल होता है। योर टेक ऑन? देखिए, एक आदमी जिसको ये मेरी बात पे एतबार नहीं आ रहा, उसको तो मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसमें ये सोच किसी की है कि हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो सोच एकदम गलत है। ना उन्होंने कोई सपोर्ट ऑफ़र करी है, ना हमने कोई सपोर्ट मांगी है। हमको एक सेमिनार करने से पाकिस्तान में क्या गुरेज है और क्या सपोर्ट चाहिए? सर, ये बताइएगा कि ये मरियम नवाज़ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है पार्टी की, आपको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कल भी उन्होंने आपका भी जिक्र किया, जेल काटने के तस्करे में आपका भी किया, जिस तरह दीगर रहनुमाओं का किया। आपके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने पर? ना मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने पे, ना शाहिद अब्बासी साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिद अब्बासी साहब पहले भी ये कह चुके थे कि जब मरियम साहिबा आएंगी और वो अपनी टीम लाएंगी, तो जो
उनसे काफ़ी उम्र के ज़्यादा के लोग थे, उनको पीछे हट जाना चाहिए। एक जनरेशनल चेंज आना चाहिए। जब मरियम की अगर लीडरशिप हो, मरियम अपनी एज के या इर्द गिर्द के लोगों को अपने साथ लेकर आएँ, इसमें क्या बुरी बात है। मतलब अब ये जो जो पुराना ओल्डर लॉट है, आई मीन ठीक है, उन्होंने बहुत पाकिस्तान के लिए काम किया, लेकिन इट्स अ टाइम के दे शुड गिव वे टू द न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स, दैट्स ऑल। तो शाहिद भाई के जो रिजर्वेशंस थी या जो सॉरी रेजिग्नेशन था वो इसलिए थी, कोई रिजर्वेशंस नहीं है। मरियम को स्पेस देना चाह रहे हैं कि वो काम करें, और मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है। मरियम ऑब्वियसली इज़ वेरी पॉपुलर। आपका राब्ता हुआ है जब से वापस आई? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं। और आपने खुद भी करने की कोशिश नहीं की? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। नहीं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मरियम साहिबा ने जो 5 के टोले का जो बयानिया बनाया, उन्होंने कहा कि ये 5 का टोला था जो सब मसला खराब कर रहा था। आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बयान से? मैं शख्सियतों पे अगर इतना ना भी जाएं तो ये बात, इसमें तो कोई बहस नहीं है ना कि जो 2014 से खान साहब का धरना करवाया गया था, उससे पहले 2012 में जो ताहिरुल कादरी साहब को ला के धरने करवाए जाते थे, जो नवाज़ शरीफ को आपने 2016 के या 17 में जो पैनामा का पूरा वो हुआ, फिर अकामा पे आपने डिस्क्वालीफाई किया, इससे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हुई है, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई है। और ये जो लार्जर बयानिया है वो ये होना चाहिए कि सियासत के अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी मुदाखलत जो है उसको कम की जाए। और हम जो रीइमेजिनेशन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं कि एक स्टेक होल्डर की मीटिंग होनी चाहिए जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस के भी लोग हों, जुडिशरी के भी लोग हों, मीडिया के भी लोग हों, उलमाए कराम भी हों, बिजनेस भी के लोग भी हों और सियासतदान भी हों, और सब बैठ के सोचें कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। अगर आपके देखें 98% बच्चे जो है वो मैट्रिक इंटर स्ट्रीम पे होते हैं, सिर्फ 2% बच्चे पाकिस्तान में ओ लेवल ए लेवल करते हैं, मगर जो अच्छी असामियाँ होती हैं वो ओ लेवल ए लेवल वालों को मिलती हैं। आपकी अगर आधी सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है एक ज़माने में अगर एक लाहौर की स्कूल HSN कॉलेज से आई भी हो तो ये ज़्यादती नहीं लगती है आपको। अगर आधे से ज़्यादा अमीर आदमी एक स्कूल से हों, कराची ग्रामर स्कूल से हों, तो ये ज़्यादती नहीं लगती है आपको। तो ये बाकी पाकिस्तान क्या क्यों आया है यहाँ पे, मतलब ये खामखा में आए हुए हैं। तो हमको पूरे सब पाकिस्तानियों को लेकर आगे चलना है, और ये जितने मसाइल हैं इनके उन मसलों का हल करना है। हम सिर्फ अशराफिया के लिए मसाइल हल नहीं कर सकते और बाकी पाकिस्तानियों को इग्नोर करें। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जब आप वज़ीर ख़जाना बने तो बड़ा मुश्किल टाइम था, ज़ाहिर है डिसीजन करना था, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ आप डिसीजन करना चाहते थे IMF वाले मामले पे, लेकिन पार्टी के अंदर से थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन थी, डिसीजन नहीं हो पा रहे थे। वो एक फेज़ था, वो आके चला गया। लेकिन आप लोग उस वक्त एक स्टांस लेते थे, आप कहते थे कि जी हमने रियासत बचानी है, मुल्क बचाना है, और सियासत बचती रहेगी, सियासत बचा लेंगे। लेकिन आज जब आप चले गए हैं और डार साहब आए तो महंगाई भी उससे ज़्यादा है, मईशत उससे ज़्यादा ख़राब हालत में है, प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा हैं, तो अब ना सियासत बचती दिखाई दे रही है और ना मईशत बचती दिखाई दे रही है। तो आप क्या, व्हाट इज़ योर टेक ऑन, हाउ डू यू टेक इट, क्या है, क्या हुआ है, गलती कहाँ हुई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब हम आए थे तो IMF के पास, ज़ाहिर है मैं तो चाह रहा था कि पहले दिन ही पेट्रोल को महंगा कर दें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान हो रहा था। उसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन बहरहाल फिर वो सब कुछ हो गया और हमने डिफ़ॉल्ट का रिस्क अवॉइड कर दिया था फ्लड आने से पहले। फिर फ्लड्स आए, वो एक बड़ी मुश्किल थी, और लेकिन हमने, और मैं ये समझता हूँ, जब मैं हम कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल इसमें लगाया और रियासत बचाई। और मैं अब भी ये समझता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे भाई ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग ने या PDM ने हुकूमत लेके गलती करी है। मैं समझता हूँ ये गलती नहीं थी। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ अगर आज वज़ीर आज़म नहीं होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका था, और शहबाज शरीफ ने जो भी इक़दामात लिए कुछ मेरे कहने पे, उससे मुल्क का डिफ़ॉल्ट बचा है। फिर जब डार साहब आए और उन्होंने फिर वही हरकत की जो कि शौकत तरीन साहब ने की थी, एग्रीमेंट तोड़ के IMF से, हफीज़ शेख का किया हुआ पिछले साल के अंदर और फिर ख़ुद का किया हुआ, फिर जब नवंबर में जो एग्रीमेंट किया फिर उन्होंने फरवरी में तोड़ा।
तो वही हरकत जब हमने तीसरी मरतबा करी तो फिर हम वापस एक डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए। अब हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारी हुक्मरानी जो है वो सही नहीं है। हम बहुत माशी तौर पर पसमंदगी में फंस चुके हैं और हमको अब थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और हमको क्रेडिबिलिटी रखनी पड़ेगी। हम दुनिया से बार बार एग्रीमेंट करें, उनसे पैसों की किस्त लें और फिर 3 दिन बाद कहें कि नहीं हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकते शराइत, ये नहीं करना चाहिए। हमको अब कुछ अरसे तक कमर कसनी पड़ेगी और पाकिस्तान जो है वो एक मसाइल के उसमें फंस चुका है जहाँ पे हमको 100 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है हमारे ऊपर और ये हर साल 20 अरब डॉलर वापस करने होंगे। तो हमको इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा और उसका हल वहीं से शुरू होता है कि हम बेहतर हुक्मरानी करें। और पाकिस्तान जब तक नहीं चल सकेगा, जब तक पाकिस्तानी अपने पैरों पर नहीं खड़े हों, यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं होंगे, यहाँ पर अगर लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, अगर हम गरीब लोगों को गरीब ही रखेंगे, पढ़े लिखे नहीं बनाएंगे, अगर आधी कौम जाहिल लेके बड़ी करेंगे तो ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मिफ्ता साहब, क्योंकि आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, अगर मैं आपसे क्विकली ये पूछूं, आप बता सकें मुझे कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे आपके दौर में 3 अरब डॉलर पे खड़े हुए थे, महंगाई 27.6%, आज 3 अरब डॉलर हो गए, महंगाई जो है वो 27.6% हो गई है और फिस्कल गैप जो है वो 800 अरब का हो गया। अगर आप जिस पॉलिसी से चल रहे थे अगर आप होते तो क्या नंबर्स होते आज? देखिए, मुझे इन्फ्लेशन का तो नहीं पता, ये गैस करना बड़ा मुश्किल है। मुझे इतना पता है कि अगर अगर हम IMF का साथ नहीं छोड़ते और अक्टूबर के अंदर हम 9th रिव्यू की तरफ चले जाते और 9th रिव्यू कर लेते तो ना सिर्फ IMF का प्रोग्राम हमारे साथ होता और अगर हम ये करेंसी के अंदर अगर हम वो कुछ नहीं करते जो हमने किया तो जो 1.5 बिलियन हमको पैसे मिलने थे रेमिटेंस के एक्स्ट्रा हमें मिल जाते, एक्सपोर्ट के 1.5 बिलियन मिल जाते और जो 2-3 बैंकों ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए शायद वो ना करते। पता नहीं, अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि ये ना होता तो क्या होता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हमने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया है और डिफ़ॉल्ट को पीछे रख दिया है। और अब मैं समझ रहा था कि जो डॉलर की जो डिमांड पाकिस्तान में हो गई है आजकल, जहाँ पे लोग होर्ड करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि यार डिफ़ॉल्ट ना हो जाए इसलिए पाकिस्तानी रुपए को छोड़ के वो डॉलर ख़रीद रहे हैं, ज़मीनें नहीं ख़रीद रहे डॉलर ख़रीद रहे हैं, कारोबार में नहीं लगा रहे डॉलर या सोना ख़रीद रहे हैं, वो शायद ना होता तो उससे मईशत की हालत कुछ बेहतर होती। लेकिन बहरहाल, लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि IMF यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, ये बड़ी अच्छी बात है। IMF से इंशाल्लाह एग्रीमेंट कर लेंगे तो तमाम वो चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह वो अच्छाई की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि फिस्कल गैप कितना होता, अगर थोड़ा चलें एक मुख्तसर बता देंगे, फिस्कल गैप कितना होता अगर वो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी रहती तो? देखिए, एक तो ये अव्वल ये कि 800 अरब डॉलर का फिस्कल गैप है नहीं, जो IMF कह रहा है स्लिपेज इतनी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, देखें इसमें से 200-250 अरब रुपए का सुपर टैक्स लगा था बैंकों के ऊपर, सिगरेट की कंपनियों के ऊपर, शुगर की मिल्स के ऊपर, जो वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्री है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ लगा दें आप, इसमें कोई मसला नहीं है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो हमने टैक्स लगाया था उसको पंजाब हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ रूलिंग दी थी तो वो पैसे नहीं आए। लेकिन आज मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है तो वो 200-250 अरब रुपये तो सुपर टैक्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो पीछे स्लिपेजेस हो गई है, थोड़ी सी पेट्रोल के ऊपर हम थोड़ी सी अगर हमने कुछ जो स्केजल था उससे शायद हटे हैं तो उस स्केजल पे अगर आ जाएं, थोड़ी सी हमने जो है वो टेक्सटाइल वालों को वो मराद दे दी बिजली के अंदर जो शायद हम जिसके पैसे नहीं थे हमारे पास, तो मैंने वज़ीर आज़म से वादा किया था कि मैं ज़रूर दूंगा लेकिन 80 अरब का नया टैक्स लगा के दूंगा। तो वो अगर हम थोड़ी सी चीज़ें कर लें इंशाल्लाह तो वो आ जाएगा, IMF से हो सकेगी, आराम से डील हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, मुझे ये बताएं कि जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक विशेष साइकिल है ना जो चलता रहेगा, चलता रहता है, चलता रहा है माजी में भी। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक अपनी इकॉनमी के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो हम जितना भी ये पैसा लाएंगे 20 अरब डॉलर हो या 32 अरब डॉलर हो, वो हमारा इसी तरह निकल जाएगा। एक्सपोर्ट्स की भी आप बात करें, इंडस्ट्री की, एक्सपोर्ट्स अच्छी नहीं होंगी तो हमारे पास डॉलर कैसे आएगा, हम किस तरीके से वो करेंगे, इस बारे में आपकी क्या पोजीशन है? बिकॉज अगर हमारी एक्सपोर्ट अच्छी नहीं होगी तो हम तो ये तो सब फिर चलता रहेगा साइकिल सारा, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। आदिल भाई, ये बात आपकी जो है एकदम सही बात फरमाई आपने कि
कीमतें बढ़ाना रिफॉर्म्स नहीं होती हैं। अगर हुकूमत बिजली की आज कीमत बढ़ा देती है या वो गैस की कीमत बढ़ा देती है, जो कि नागुज़ीर है, लेकिन अगर हम कीमतें बढ़ा भी देते हैं तो उससे रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म होता है जब आप इनके लाइन लॉसेस कम करें, या रिफॉर्म होता है कि आप UFG गैस की अनअकाउंटेड फॉर गैस कम करें। मैं ये समझता हूँ कि इसका कम करने का जो तरीक़ाकार है अब वो सिर्फ निचकारी है। हमने तमाम हुकूमतों में पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, माशाल्लाह सब देख लिया, ये चीज़ें हमसे नहीं होती है। हुकूमत का ये काम नहीं है पेट्रोल पंप चलाना, हुकूमत का काम नहीं है बिजली की तरसील और तकसीम करना। ये काम आप प्राइवेट सेक्टर से करवा लें, उनको आप रेगुलेट कर लें, वो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे। जैसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि PIA हमने रखी हुई है 90 अरब रुपए का इस साल नुकसान करेगी। ये 90 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ हमारी ज़िद की वजह से हो रहा है ना। अगर हम PIA की निचकारी कर दें तो 90 अरब का नुकसान नहीं हो, बनना रेलवे 50 अरब रुपए, रेलवे ने 50 अरब का किया नुकसान, रेलवे ने गालिबन 50 अरब का किया, रेलवे शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा शायद इससे भी, हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी पैसे उनको देने पड़ते हैं। सर, ये इस पे सियासत क्यों होती है? मैंने मेरे प्रोग्राम का नाम भी पावर पॉलिटिक्स है। इन इश्यूज पे पॉलिटिक्स क्यों हो रही है जो पाकिस्तान को घुन की तरह खा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन ना होना ही तो इस वक्त, यानी जितना पैसा आता है वो रेलवे, PIA, स्टील मिल, इन चीज़ों पे चला जाता है। ये तो अगर हम औने पौने भी ये चीज़ें दें ताकि हमें जो हर साल हम पैसा उसके ऊपर खर्च करते हैं, इससे तो जान छुड़ानी चाहिए। इस पे पॉलिटिक्स क्यों होती है? सब खड़े क्यों नहीं हो जाते कि हाँ, जिसकी भी हुकूमत हो, कल हमारे लिए जो है ये अजाब बनेगा इन सेक्टर्स में पैसा फेंकना। और इसीलिए ये री इमेजिनेशन पाकिस्तान में हम एक राउंड टेबल भी करेंगे बाद में, कि जहाँ बैठेंगे बोलेंगे यार इन चीज़ों पे सियासत ना करो जो, लेकिन हम ये जो है ये सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी तक के नहीं है कि आपने सिर्फ, हमारा मकसद सिर्फ PIA को प्राइवेटाइज कराना नहीं है। इट हैज़ टू बी मोर देन दैट, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब पॉपुलेशन प्लानिंग है। अब पॉपुलेशन प्लानिंग हम क्यों नहीं करते? 55 लाख बच्चे अगर इस मुल्क में पैदा हो रहे हैं, 45 लाख से पॉपुलेशन बढ़ रही है आदिल भाई, तो मुझे बताएं कि कितना अनाज हम और पैदा करेंगे कि 45 लाख मुँह को हम खाना खिलाएंगे? ये आसान है। हर साल जो है वो हम एक फैसलाबाद और एक रावलपिंडी पैदा कर देते हैं। हम क्या ज़मीनें तो और नहीं बना रहे, तो कहाँ से इतना और अनाज लेके आएंगे? गंदम लेकर आएंगे, कपास लेके आएंगे, चीनी लेकर आएंगे। तो हमने कोई पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं की। हम कहते हैं इस्लाम ख़तरे में आ जाता है। भाई बांग्लादेश भी तो मुसलमान माशरा है, तुनीसिया भी तो मुसलमान माशरा है, जॉर्डन भी तो इस्लामिक माशरा है। वो क्यों कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? बैठ के बात करें। उलमा हज़रात को मैं इसलिए कहता हूँ कि राउंड टेबल पर बिठाएं आप। तो आप लोगों ने किसी आलिम, जितने मसाइल, आलिम भी है पाकिस्तान का हिस्सा, जब अभी तो एक हम छोटी सी 3-4 लोगों की कोशिश है, मैं, शायद अब्बासी साहब, उसके बाद हमारे मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब, फवाद हसन फवाद साहब, फिर हाजी लश्करी रईसानी और हुमायूं कुर्स साहब मिल गए, हमारे जो ख्वाजा मोहम्मद होती साहब मिल गए, अब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो PTI के सैद के वज़ीर थे वो मिल गए, और दीगर साथी, हम असद अली शाह साहब सिंध से हमारे साथ मिल गए हैं, और दीगर साथी मिल रहे हैं। और आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे कि हम तमाम लोगों को लेकर आएंगे, और कराची के अंदर भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारी गलतियाँ अब तक हुई हैं, हमने ख़वातीन को शामिल नहीं किया, वो भी कर लेंगे, उलमा हज़रात को भी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स द वेरी एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारा टैक्स कलेक्शन का। 1972 से अब तक कोई 15 के करीब एफर्ट्स हो चुकी हैं कि किसी तरीके से टैक्स सिस्टम को जो है वो बेहतर किया जाए। कमीशंस बने, टास्क फोर्सेस बनी, सबकी एक ही फाइंडिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ता और ये बेहतर नहीं होता। क्या मसला है इसमें, कहाँ रुकावट है? देखें, एक पहली जो रुकावट है पाकिस्तान में वो ये है कि 2 किस्म की या 3 किस्म की प्राइसेस चलती हैं लैंड पे। एक DC रेट्स होते हैं, एक FBR रेट होता है और एक रियल मार्केट रेट होता है। जो पहले मेरी कोशिश थी, शायद अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो हमने कर भी दी थी, कि हमने कहा था कि लैंड की रेट आप अपनी मर्ज़ी से रखें और उसको 2-3 साल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। इस वाले IMF प्रोग्राम में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले वाला जो IMF प्रोग्राम होगा शायद बैक टू बैक ही होंगे, तो उसके अंदर आपको ये करना होगा कि लैंड की आपको प्राइसेस यूनिफाई करानी पड़ेगी। उसके बाद जो हमने एक लैंड के अंदर काला धन छुपाने के लिए बड़ा आसान कर दिया है कि आपके पास 1 अरब रुपये आप ज़मीन ख़रीद लें, वाइट हो जाता है। उसके बाद बार बार आपने एमनेस्टियाँ दी हैं। यहाँ पे ज़मीन बड़ी महंगी है पाकिस्तान में। कराची के अंदर कोरंगी का एक एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड 70 करोड़ रुपए की हो गई है। दीगर जगहों पे साइट के अंदर 40-40 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियल लैंड पर एकड़ है। आप उतने पैसों में इंडस्ट्री लगाएं तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? हमको पाकिस्तान में लैंड को रिलेटिव प्राइसेस में कम करना होगा ताकि गरीब भी ज़मीन ख़रीद सके, और ताकि जिसमें इसमें सनतें लगें तो सनतें दुनिया भर से कम्पीट कर सकें। हमको ये करना होगा कि जिसको यहाँ पे सनत लगानी है उसको तो फ्री में, शहर से दूर
गांव गोट में दें, लेकिन उसको आप फ्री में ज़मीन दें ताकि वो फैक्ट्री पे मशीनों पे खर्चा करे और ये रियल एस्टेट की सौदाबाजी जो है ये ख़त्म हो जाए, लैंड स्पेकुलेशन ख़त्म करनी है और उसके बाद आप जो है फिर आप टैक्स कर सकेंगे। थोड़ा सा टैक्स रेट कम करना पड़ेगा, जो 35% टैक्स रेट है और मैंने खुद किया है लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है। थैंक यू सो मच। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।